आज इस शिक्षक दिवस के पावन शुभ अवसर पर हम आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि हमेशा अपने गुरु का आदर सम्मान करते रहें। और इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है ये अपार रिश्ता होता है, मतलब अटूट रिश्ता होता है। ठीक है, इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखें। और आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के पार्ट 4 बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर हो गया है। ये पार्ट 5 आज हम लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ स्पेशल थ्योरम के बारे में यहाँ बताएंगे जो आप लोगों को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। इससे मतलब इस चैप्टर से जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि स्पेशल थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है, जिसमें नेमली थ्योरम है। और हम लोग जानते हैं कि जो नेमली थ्योरम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपके एग्ज़ाम में बराबर नेमली थ्योरम पूछा जाता है। और इन नेमली थ्योरम पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब होते हैं जो तुरंत तत्काल जो है सॉल्व हो जाते हैं। और जो यहाँ सैंडविच थ्योरम है, डिरिचलेट थ्योरम है, इसके बाद जो काची फर्स्ट थ्योरम है, काची सेकंड थ्योरम है, मतलब बहुत थ्योरम है आगे, लेकिन हम 2 थ्योरम को लेकर आए हैं। और इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड जो है हम आप लोगों को सवाल भी सॉल्व करना सिखाएंगे। कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे मतलब उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये हम बताएंगे। और रही बात यह है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन सामने हैं, उस क्वेश्चन को जो है हम आप लोगों को सिखाएंगे, अच्छे से बताएंगे कि कैसे मोनोटोन इंक्रीज और डिक्रीज से हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है थोड़ा सा सैंडविच थ्योरम पे आते हैं। देखिए, सैंडविच थ्योरम वही थ्योरम होता है, ठीक है, जैसे आप लोग सैंडविच खाते होंगे तो आपको पता होगा कि सैंडविच जो है कैसे बनाया जाता है। यानी कि एक अपर पार्ट होता है, दूसरा लोअर पार्ट होता है, ठीक है, बीच में जो है आलू का जो मसाला होता है उसको भरा जाता है। और हम जानते हैं कि उन दोनों ब्रेडों के बीच में जब आलू का जो मसाला होता भरा जाता है तो उसको किस रेशियो में भरते हैं, बस वही सेम टू सेम जो है क्या होता है सैंडविच थ्योरम होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 सीक्वेंस ले लेते हैं और 2 सीक्वेंस के बीच एक सीक्वेंस को इस प्रकार रखते हैं कि उस सीक्वेंस को इस प्रकार रखते हैं कि एक प्रकार का फार्मूला क्रिएट हो जाता है जो सीक्वेंस जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ देखिए सैंडविच थ्योरम है, इसमें हमने मान लिया AN BN CN 3 क्या है सीक्वेंस है। और जो ये तीनों सीक्वेंस हैं इसमें जो है AN सबसे बड़ा है, AN सबसे छोटा है, BN सबसे बड़ा है। इन दोनों के बीच में ये जो है थ्योरम को रखा गया, मतलब CN का जो मान होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तब इसे कहा गया है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, AN की लिमिट रखते हैं और BN की लिमिट रखते हैं, इन दोनों का मान जो आता है वही मान जो है CN का आना चाहिए। यही इसका रेशियो है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी BN का मान अगर ये आ रहा है तो इसका भी मान जो है ये आएगा, मतलब ये लाना चाहिए। यही हमारा टोटली क्या होता है सैंडविच थ्योरम। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस थ्योरम को अच्छे तरीके से क्या करेंगे समझने का प्रयास करेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे और अपने कॉपी पे पेन डाउन भी कर लेंगे, मतलब इसको लिख लेंगे बढ़िया से। इसके बाद दूसरा नेमली थ्योरम है डिरिचलेट थ्योरम है। इस थ्योरम को डिरिचलेट ने ही सिद्ध किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक सीक्वेंस लिया था, उस सीक्वेंस से जो हम लोग AN+1 AN ये कहाँ से आता है, ये सीक्वेंस का मान होता है। जैसे AN कोई सीक्वेंस है, इससे एक आगे, यानी कि हमने मोनोटोन इंक्रीज और डिक्रीज में AN और AN+1 का जिक्र किया था कि कैसे हम मोनोटोन इंक्रीज और मोनोटोन डिक्रीज सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सीक्वेंस दिया रहेगा उससे एक ज़्यादा सीक्वेंस निकालेंगे कि उन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, अनुपात। उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। अगर उसका मान ये आता है, ये मतलब क्या होता है लिमिट वैल्यू,
ठीक है, जो मान आएगा उसी को लिमिट कहते हैं। ठीक है, अगर यल आता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब एन का मान कैसे पता कर पाते हैं, यही यल का मान अगर क्या होता है 0 से छोटा आ जाता है तब तो कन्फर्म में लिमिट का मान क्या देगा, 0 देगा। अगर यही मान जो है 1 से बड़ा आ जाए यल का मान तो इस लिमिट का मान क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो ये बात जो है डिरिचलेट ने बताया था, इसलिए इनके नाम पर जो है इस थ्योरम का नाम डिरिचलेट थ्योरम पड़ गया। इसके बाद मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम दो प्रकार का होता है, एक मोनोटोन कन्वर्जेंट फर्स्ट थ्योरम होता है, एक मोनोटोन कन्वर्जेंट सेकंड थ्योरम होता है। तो जो मोनोटोन कन्वर्जेंट फर्स्ट थ्योरम होता है, यहाँ लिख रहे हैं आप लोग, मोनोटोन कन्वर्जेंट जो फर्स्ट थ्योरम है, इसमें क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड एगो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू सुप्रीमम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते करते वो जो है, और जो इंक्रीज कर रहा है कि वो बाउंडेड एगो हो, भाई बढ़ेगा तो एगो होगा, इसीलिए कहा जाता है कि एवरी बाउंडेड एगो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट होगा, एंड इट कन्वर्जेस टू इट सुप्रीमम, और वो अपने सुप्रीमम को क्या कर लेगा, अटेंड कर लेगा। जैसा कि हमने सुप्रीमम के बारे में, इन्फीमम के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया है, उसको वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं। दूसरा जो थ्योरम होता है मोनोटोन कन्वर्जेंट का, इसमें ये कहता है कि एवरी बाउंडेड बिलो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम। तो ये कहाँ पहुँच जाता है, इन्फीमम को अटेंड कर लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद मोनोटोन डाइवर्जेंट थ्योरम, जैसे मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम था उसी प्रकार जो है क्या बनता है, मोनोटोन डाइवर्जेंट थ्योरम बनता है। तो जो मोनोटोन डाइवर्जेंट थ्योरम होता है, ये क्या करता है कि ये बताता है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जैसे मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम में दो थ्योरम थे, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का, मोनोटोन इंक्रीजिंग का और मोनोटोन डिक्रीजिंग का। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 4 में हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया है, कैसे जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि मोनोटोन डाइवर्जेंट थ्योरम क्या कहता है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज नॉट बाउंडेड, मतलब कहता है कि अगर वो इंक्रीज कर रहा है जो बाउंडेड नहीं है तो वो कहाँ डाइवर्ट करेगा, इन्फीमम पे वो डाइवर्ट कर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज नॉट बाउंडेड बिलो, जो बाउंडेड बिलो नहीं होता है वो कहाँ जाके वो डाइवर्स पे जो है वो क्या कर जाता है, मतलब वो डाइवर्ट टू इन्फिनिटी, मतलब वही एक चीज़, ए भी इन्फिनिटी को डाइवर्ट करता है, ए भी इन्फिनिटी को डाइवर्ट करता है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो इंक्रीज करता है वो भी जो है मतलब डाइवर्ट हो जाता है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और जो डिक्रीज करता है वो भी कहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, इन्फिनिटी पे। तो इस प्रकार से मोनोटोन डाइवर्जेंट का दो थ्योरम बनता है। हमने बताया था कि डाइवर्जेंट मतलब होता है जिसका मान अनंत हो, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है जिसका कुछ न कुछ वैल्यू हो, और जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो डाइवर्ट करता है, जिसका वैल्यू होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब कन्वर्जेंट करता है। इसके बाद इसी में जो है दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम और आ जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे जो है इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे कि बाउंडेडनेस थ्योरम क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि बाउंडेडनेस थ्योरम ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसको बाउंडेड दिखा देता है, मतलब एक कन्वर्जन थ्योरम होता है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एक कन्फर्म है कि वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। कहाँ से, बाउंडेडनेस थ्योरम से। फिर इसके बाद आके आता है कन्वर्जेंट थ्योरम क्या होता है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कर देता है, मतलब उसको कन्वर्ज कर देता है। बाउंडेड है तो इसका मतलब ये होगा उसका कुछ न कुछ लिमिट वैल्यू मिलेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट थ्योरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो ही नाम बार बार आ रहा है, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरम बनाया है। ठीक है, जिसमें से हमने दो थ्योरम यहाँ
आपको बता ही दिया, ये सैंडविच थ्योरम है, दूसरा डिरिचलेट थ्योरम है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आगे 4 थ्योरम बताएंगे। एक काची फर्स्ट थ्योरम, काची सेकंड थ्योरम, एक लिमिट पे होगा, एक लिमिट पे नहीं होगा, मतलब एक जो है लिमिट वैल्यू पे होगा, ठीक है, तो काची फर्स्ट लिमिट फार्मूला बन जाएगा। और एक जो है फार्मूला होगा, एक थ्योरम होगा, यानी काची फर्स्ट फार्मूला, काची सेकंड फार्मूला, काची फर्स्ट थ्योरम, काची सेकंड थ्योरम। तो वहाँ चार जो है क्या मिलेंगे आपको, फार्मूले मिलेंगे और 4 थ्योरम मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में हम जो है इसी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसी को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सैंडविच और डिरिचलेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उसको जो है हम आगे लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। अब जो है इसके आगे हम आप लोगों को काशी वाला जो थ्योरम है उसको बता देते हैं। इसके बाद ये पूरा जब थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये जब पूरा कंप्लीट हम कर लेंगे तब जाके इस पर जो है एक एक थ्योरम पे एक एक सवाल हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो आज हम केवल थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग उसके फार्मूले को भी मतलब उसके फार्मूले के द्वारा सवाल को हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सैंडविच थ्योरम, डिरिचलेट थ्योरम इन सबको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, सारे मतलब जितने यहाँ लिखे हुए हैं। और नोट करने के बाद इतना ध्यान देंगे, जब आप जो है इस चीज़ को नोट कर लेंगे तो नोट करने के बाद एक बार रिवीज बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, अगला लेक्चर देखिएगा तो पूरा का पूरा विश्वास है कि ये थ्योरी के बाद जो है आपको सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम काची फर्स्ट सेकंड फार्मूले पे चलते हैं। हाँ, देखते हैं कि जो स्पेशल थ्योरम और लिमिट पे इसके मतलब आगे जो है हमने डिरिचलेट थ्योरम के बारे में बताया, और क्या कहते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंट, मोनोटोन डाइवर्जेंट और बाउंडेडनेस और कन्वर्जेंट थ्योरम के बारे में हमने इसमें आगे जो है बताया है, ठीक है। और सैंडविच भी पहला थ्योरम था। जो जितने नेमली थ्योरम हैं आज जो है इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो नेमली थ्योरम है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्या होता है कि यही जो नेमली थ्योरम है उसी का स्टेटमेंट पूछ लेता है और 4 ऑप्शन दे देता है और उसे पूछता है कि मतलब ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। और या तो फिर जो इसका फार्मूला है इतना दे देगा और कहेगा ये एनबी सीक्वेंस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो नेमली थ्योरम है यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे केवल नेम से ही, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सवाल होगा, प्रॉब्लम होंगे, उसको जो है हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये फार्मूले को आप बढ़िया से अच्छे तरीके से कापी पे लिख कर एक बार ज़रूर याद कर लें, ज़रूर समझ लें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लिख के याद नहीं करेंगे तब तक आगे सवाल लगा नहीं सकते हैं। और अगर फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो सवाल किस प्रकार हल किए जाते हैं ये आसानी के साथ सवाल को आप हल कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका चैप्टर है मोनोटोन इंक्रीज और डिक्रीज मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का है, ठीक है, वो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है एक नेम वाला थ्योरम को ज़रूर फार्मूला याद कर लेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम प्रॉब्लम के साथ आएंगे तो आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्योंकि जब फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो सवाल लगाने में कोई झिझक नहीं होगा। फिर जैसे ही ये टॉपिक पूरा ख़त्म होगा, इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उन क्वेश्चन को जो है हम एक एक करके जो है आप लोगों को बताएंगे और सिखाएंगे। क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो है जितने क्वेश्चन हैं सब आपको याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए देखिए, काची फर्स्ट थ्योरम है। काची फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? देखिए, काची कन्वर्जेंट थ्योरम भी होता है और काची डाइवर्जेंट थ्योरम होता है। तो काची कन्वर्जेंट थ्योरम जब हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ काची कन्वर्जेंट थ्योरम ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ उसको हम बढ़िया से समझाएंगे। क्योंकि जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस की परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, वही पूरा का पूरा जो है काची कन्वर्जेंट थ्योरम भी होता है और काची कन्वर्जेंट का भी डिफिनीशन होता है। उसमें 2 सीक्वेंस ले लिया जाता है, बस यही इतना अंतर होता है। जैसे अगर हम कहें कि काची कन्वर्जेंट थ्योरम है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ लिमिट ऑफ सीक्वेंस की परिभाषा बताए थे। जैसे अगर लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी है, ए एन इक्वल टू क्या है, एन है, तब हम लोग ये कहते थे कि इसका जो ए एन माइनस एन लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो फार ये भी कह रहे हैं अगर एन कोई एक नंबर है जो डिपेंड ऑन एप्सिलॉन पे करता है, तब जाके हम जो है उसको फंक्शन बोलते थे। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो एन होगा वो क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू एन होगा। ठीक है, ये जो लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफिनेशन है। बस यही सेम टू सेम परिभाषा जो है आपका काची कन्वर्जेंट थ्योरम का, काची ने क्या किया था, 2 सीक्वेंस ले लिया था। ठीक है, जैसे उन्होंने ये बताया अगर लिमिट, ध्यान से देखिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल है, तो विच इम्प्लाइज दैट, इसमें ये देता है ए एन माइनस ए एन इज लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, तो फार ए एन इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये परिभाषा इस रूप में हो जाता है, इसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। देखिए काची फर्स्ट फार्मूला क्या होता है कि यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू एल, यदि किसी लिमिट का मान जो है क्या आता है, एल आता है, एल मतलब लिमिट होता है। इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो एल है, तो कन्फर्म है कि जितने सीक्वेंस होंगे, ठीक है, उन सीक्वेंस का एन से भाग कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब माध्य ले लीजिए, इसका माध्य भी एल होगा। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस के माध्य पर अगर लिमिट ले लेंगे तो वही मान ये भी आएगा, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो सवाल इस रूप में दिया रहेगा, आपको इस रूप में निकालना है, तो सवाल के माध्यम से आप लोग इसको समझ पाएंगे। पहले फार्मूला केवल देखिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, तो बहुत आसान फार्मूला है, एक फार्मूले आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड है काची फर्स्ट फार्मूला फॉर लिमिट। इसी का एक मतलब फार्मूला है, मतलब एक थ्योरम है, एक फार्मूला है। तो इसमें क्या किया गया, ए एन है, जैसे अगर ए एन दिया हुआ है तो ए एन से हम बढ़ के एक ए एन प्लस 1 निकालते हैं, जैसे मोनोटोन डिक्रीज में करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ हमको ये चीज़ मिल जाएगा कि काची फर्स्ट फार्मूले में इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, अंतर लेने के बाद इसमें लिमिट लगा के इसका जो मान आएगा वही मान जो है इसके ए एन के माध्य का भी आएगा, यानी ए एन अपॉन ए एन, यानी कि इसका मान जो है अगर इसका मान एल है तो इसका मान भी एल आएगा, यानी दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो इसी के बेस्ड जो है काची ने फार्मूला दिया था लिमिट के लिए, वो फार्मूला यही है। ठीक है, काची सेकंड काची ने क्या किया, सेकंड थ्योरम दिया। सेकंड थ्योरम में ये बताया अगर कोई सीक्वेंस ए एन है और उसका मान जो है उस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो एल है, तो इसमें √1 एन के रूप में उन्होंने दिया था कि जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिया था। पहले जो है क्या कहते हैं समांतर माध्य के रूप में दिया था, यानी कि मीन के रूप में दिया था, सिंपल मीन के रूप में दिया था। अब ये जो है अर्थमेटिक मीन के रूप में ये दिया था, ज्योमेट्रिक मीन के रूप में काची सेकंड फार्मूला में दिया था, मतलब काची सेकंड थ्योरम में दिया था। तो बस यही आप लोग इतना अपने दिमाग में बैठाएंगे कि काची फर्स्ट थ्योरम अर्थमेटिक मीन पे डिपेंड होता है, फर्स्ट फार्मूला और फर्स्ट लिमिट। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला और फर्स्ट थ्योरम जो काची का होता है वो किस पे डिपेंड होता है, अर्थमेटिक मीन पे, अर्थमेटिक मीन पे डिपेंड होता है। ठीक है, जो काची सेकंड थ्योरम और सेकंड फार्मूला होता है वो ज्योमेट्रिक मीन पे डिपेंड होता है। तो फार्मूले में ही इतना आपको फार्मूला याद करना है, आपको विश्वास है ये फार्मूला 2 बार लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर काची सेकंड फार्मूला यहाँ देखते हैं, काची सेकंड फार्मूला फॉर लिमिट के लिए तो क्या किया गया है, यही काची ने, ठीक है, सेकंड ने इन दोनों का रेशियो कर दिया है। ये रेशियो हमको किसमें देखने को मिला था, डिरिचलेट थ्योरम में देखने को मिला था, तब वहाँ से हम लोग देख के बता देते थे कि उस सीक्वेंस का मान क्या आएगा। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, जो मान इसका मिलेगा वही मान जो है इसके ज्योमेट्रिक मीन का भी मिलेगा। ठीक है, तब इससे हम कह सकते हैं कि ये काची क्या है, सेकंड फार्मूला फॉर लिमिट के लिए है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, सीरियोज थ्योरम। ठीक है, सीरियोज में क्या बताया, इन्होंने 2 सीक्वेंस लिया और दोनों सीक्वेंस से एक सीक्वेंस कन्वर्ज करता है L1 पे, दूसरा L2 पे। तो इस प्रकार जो है ये फार्मूला है, तो फार्मूला हम लिखेंगे, इसके बाद इसका लिमिट इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लोग जो है जरूर याद कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं, अक्सर सवाल जो है नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर यही इसका स्टेटमेंट एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए
जो ये थ्योरम बताए हैं, इन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ हम हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।